हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का देखने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क है वो कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये जान लिया था कि कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब कब किसी फोर्स को हम बोलेंगे कि कांस्टेंट है और कब बोलेंगे कि इस फोर्स को कि ये वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इसी दोनों फोर्स के बारे में बात करेंगे, इनका वर्क कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो पहला हम लोग आज जानने वाले हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज का हमारा यही टॉपिक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कि अगर कोई फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इस फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। हमने जो अभी तक पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला, वर्क बराबर एफ डॉट एस, है ना। इसी को हम लिखे थे एफ एस कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, है ना। और इसको फिर मैंने थोड़ा सा समराइज करके लिखा था कि एफ कॉस थीटा को लिखा था एफ पैरेलल इनटू एस डिस्प्लेसमेंट, है ना। एफ पैरेलल का मतलब आप जानते हो, फोर्स का वह कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के एलोंग है, ठीक है। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एस कॉस थीटा का मतलब क्या है, एस कॉस थीटा का मतलब डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स, ये भी लिख सकते हो। तो फोर्स निकालने का ये सब तरीका है। डिपेंडिंग ऑन आपके क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स होगा तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके वर्क उसका निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कि ये फार्मूला तो हम जानते हैं लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, समझते हैं क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, देखिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक है फोर्स एफ बराबर 3 आई कैप। मतलब क्या, अगर हम आपसे पूछे कि ये जो फोर्स है एफ बराबर 3 आई कैप, इसका मतलब क्या ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट है। कैसे, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है वो ये बता रहा है कि इसका वैल्यू कितना है 3 न्यूटन और इसका डायरेक्शन किधर है आई कैप, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये हमेशा इतना ही लग रहा है। तो हम बोलेंगे ये फोर्स चेंज नहीं कर रहा, ना डायरेक्शन में चेंज कर रहा है ना वैल्यू में चेंज कर रहा है। तो हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क निकालना है ना। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल पहले वो पोजीशन ए पे था, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और वो चल करके मान लीजिए पोजीशन बी पे चला गया, ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन बी। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जब गया तो ये जो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ए का इनिशियल कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, सपोज दैट क्वेश्चन में दे रखा है 2,3,1, है ना। और इस बी पॉइंट फाइनल पोजीशन जो है इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए दे रखा है 0,1,-1, कुछ भी दे रखा है ना, मान लीजिए आप ये दे रखा है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि पोजीशन ए पे पहले था इनिशियल पोजीशन और फाइनली वो कहाँ चला गया, बी पर। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए इस फोर्स का वर्क कितना होगा। तो आप सिंपल कर सकते हो, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप, है ना। या फिर ये नहीं इस्तेमाल करके आप ये इस्तेमाल कर लो। देखिए क्या कर रहा है, फोर्स इनटू एस पैरेलल, मतलब फोर्स तो आप लिखिए, फोर्स कितना है 3 आई कैप, है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किधर चाहिए, फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, आई कैप में। तो आप आई कैप में जो डायरेक्शन है फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट भी आप केवल किधर लिखो, आई कैप में ही देखो। तो आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, तो पहले एक्स एक्सिस में कितना था कोऑर्डिनेट 2, बाद में कितना हो गया 0। तो एक्स में कितना चेंज हुआ -2 का, है ना।
फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो 0 माइनस 2 कितना हो गया -2। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया -2। तो इस तरीके से ये हो गया वर्क बराबर ये हो गया फोर्स, और ये हो गया क्या एस पैरेलल, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था एक्स में, तो एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस तरीके से आप लिख दिए। अब दोनों को गुना करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा वर्क कितना -6। सो -6 जूल का वर्क हुआ। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो फार्मूला, या फिर आप इससे भी बना सकते हो F.S। आपको फोर्स मालूम है, क्या इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है, फाइनल दे रखा है, क्या डिफरेंस निकाल करके फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके क्या आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो। हाँ, और जब आप दोनों का डॉट निकालोगे तो फिर वापस उतना ही आएगा, है ना। तो ये हम क्वेश्चन किए भी थे इसके पहले लेक्चर में, है ना। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर हम बात करें वेट की, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात भी किए थे कि वेट आपका एक कांस्टेंट फोर्स होता है। वेट बोले तो किसी मास पे लगने वाला जो mg फोर्स है, जो पृथ्वी लगाती है, जितने फोर्स से पृथ्वी खींचती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो अगर किसी बॉडी पे लगने वाला जो वेट है उसका, ये तो एक कांस्टेंट फोर्स है, और इसका अगर निकालना हो कि बताइए वर्क कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं इस पर, है ना। मान लीजिए एक ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक था, ठीक है। हम इसको उठा करके यहाँ से यहाँ लेकर गए, फिर यहाँ से यहाँ लेकर गए, फिर यहाँ से यहाँ लेकर गए, फिर यहाँ से यहाँ लेकर, मान लीजिए इसका रास्ता कुछ ऐसा है। तो पहले ये ए पे था, ए से गया बी पर, फिर बी से गया सी पे, सी से गया डी पे, और डी से फाइनली आया ई पे। तो ये इसका कुछ ऐसा रास्ता होने वाला है ना। इस ब्लॉक का जो मास था वो मान लीजिए कितना है 2 kg सपोज डेट। तो ये ब्लॉक ए से लेके जब ई पर पहुंचेगा इस रास्ते से, तो इस रास्ते में कंटिन्यूअसली जो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, वो कितना होगा। तो mg जो फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर। उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, नीचे की ओर। कितना m इंटू जी, m का वैल्यू कितना 2 kg और g का वैल्यू कितना 10, यानी कि हमेशा 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा इस ब्लॉक पे हमेशा। दिस इज कांस्टेंट फोर्स। अब इस कांस्टेंट फोर्स का हमें निकालना है वर्क, कि जब ये ब्लॉक ए पोजीशन जो कि इसका इनिशियल पोजीशन है, वहां से चल करके जब ये ई पोजीशन पर पहुंचेगा जो उसका फाइनल पोजीशन है, तो यहां से यहां जाने में कितना टोटल वर्क हुआ इस फोर्स का, यही आपको बताना है ना। तो मान लीजिए आपको कुछ इसमें डेटा दे रखा है कि ए से बी जो दे रखा है वो मान लीजिए 5 मीटर गया ऊपर, फिर बी से सी गया 5 मीटर, सी से डी गया कितना मान लेते हैं 4 मीटर, और डी से ई गया कितना 3 मीटर मान लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ दे रखा है। ए से बी जाने में कितना चला 5 मीटर, बी से सी जाने में कितना 5 मीटर, फिर सी से डी जाने में 4 मीटर, और डी से ई जाने में 3 मीटर। तो जब ये इतना चलेगा तो चलने के बाद इस फोर्स का वर्क कितना होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क डन बाय mg, है ना। mg भी लिख सकते हो, या फिर आप हो सकता है पूछे व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम सिंपल वो जी से दिखाएंगे, है ना। wg का मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी आपसे पूछा गया। ग्रेविटी वजह तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स mg का वर्क पूछा गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमने वर्क पूछा है ना। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क अगर निकालना हो तो हम ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जो आपको सुटेबल लगे वो आप सेलेक्ट कर लो, है ना। क्या आपको मालूम है, मान लीजिए हमने इस्तेमाल किया ये फार्मूला F इंटू एस पैरेलल, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, है ना। तो देखिए हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले हम ए से बी जाने में कितना वर्क हुआ वो निकाल लेते हैं, फिर बी से सी जाने में कितना वर्क हुआ, सी से डी जाने में निकाल लो, और फिर डी से ई जाने में। अगर सारे स्टेप में हम वर्क निकाल लें और सारे स्टेप में जो वर्क आया उन सबको अगर जोड़ लेते हैं तो टोटल वर्क यहां से यहां जाने में कितना हुआ वो आप बता सकते हो।
है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं अलग अलग स्टेप में, है ना। वर्क का वैल्यू अलग अलग रास्ते में निकाल लेते हैं। तो रास्ता आपका हो सकता है ए से बी, है ना, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो ये सब कुछ रास्ते हैं। इन सारे रास्ते में हम निकालना चाहते हैं कि वर्क कितना होगा, है ना। अच्छा, वर्क निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पास फार्मूला है एफ इंटू एस पैरेलल। हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ डॉट एस, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बोलिए ये करें ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला? तो मान लेते हैं यही फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फार्मूला तो अभी इस्तेमाल किए ही थे, है ना, तो इससे तो हम देख लिए, अब इससे देख लेते हैं, ठीक है। एफ डॉट एस से मान लीजिए कर लेते हैं, एफ डॉट एस, इसका भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि हम ऊपर वाले डायरेक्शन को मान लिए हम वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में हम मान लिए एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये बताइए कि जब ये ए से बी गया तो ए से बी गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। किस डायरेक्शन में? ए से बी, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन? एक्स एक्सिस का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं? ए से बी में डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर आई कैप, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू। तो ए से बी में कितना हो गया बताइए? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब ये आप बताइए कि फोर्स का वैल्यू तो पूरे जर्नी में तो सेम है। क्या फोर्स का वैल्यू mg यानी कि 20 जो लग रहा है वो क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नहीं, डायरेक्शन तो हमेशा नीचे है। और फोर्स का वैल्यू भी सेम है 20। तो पूरे रास्ते में, चाहे रास्ता ए से बी हो, बी से सी हो, कोई भी रास्ता हो, फोर्स तो हमेशा सेम ही है, कांस्टेंट। इसलिए तो इसको बोल रहे हैं दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, है ना। तो फोर्स तो कांस्टेंट है, ये है 20 आई कैप, सभी में 20 आई कैप, 20 आई कैप, इसमें भी 20 आई कैप। तो सभी रास्ते में फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है। अब ये देखिए ए से बी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो 5 मीटर हुआ, किधर? एक्स के लॉन्ग, तो 5 आई कैप। बी से सी जाने में कितना वर्क हुआ? तो बी से सी किधर गया? 5 मीटर गया है, लेकिन किधर? ऊपर की ओर। ऊपर बोले तो कौन सा एक्सिस? पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि जे कैप, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ बी से सी में, लेकिन 5 मीटर हुआ और अलोंग जे कैप, तो 5 जे कैप हो गया। फिर सी से डी में कितना गया? 4 मीटर गया, और किधर गया? एक्स के अलोंग, पॉजिटिव एक्स, यानी कि ये हो गया 4 आई कैप। फिर उसके बाद लास्ट में है डी से ई में कितना चला? 3 मीटर चला, और किधर चला? पॉजिटिव वाई में, है ना, यानी कि जे कैप, तो 3 जे कैप, ठीक है। तो हमने वर्क लिखने के लिए हमने फोर्स वेक्टर लिख लिया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख लिया। अब जब हमने लिख लिया ये सब, तो क्या होगा? आप निकाल सकते हो, वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, एफ डॉट एस, यानी कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप निकलो, है ना। तो आई का आई के साथ करेंगे तो गुना हो जाएगा। 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। 20 इंटू 5 ये भी 100 होगा, लेकिन ध्यान देना यहां पर है आई कैप और यहां पर है जे कैप, मतलब फोर्स लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। सॉरी एक मिस्टेक है, यहां पर हमने जो फोर्स लिखा है 20, ये 20 किधर लग रहा है? नीचे क्यों लग रहा है ना, तो नीचे क्यों लग रहा है, यानी कि कौन सा डायरेक्शन? माइनस जे कैप, है ना। यहाँ पर आप देख लेना, ये नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन है? माइनस जे कैप, और एम जी आपका नीचे ही लग रहा है, कितना? 20। तो फोर्स हो जाएगा इतना माइनस जे कैप, माइनस 20 जे कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। तो जब हम गुना करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब दो वेक्टर को डॉट निकालेंगे और दोनों वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि आई कैप और जे कैप, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं, तो दो परपेंडिकुलर फोर्स का डॉट कितना होगा? 0 होगा। तो आई डॉट जे तो 0 होने वाला, तो इसका वर्क 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए जे और माइनस जे, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, सेम डायरेक्शन है, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जस्ट गुना हो जाएगा, -20 इंटू 5 कितना? -100। इसका कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए ये आई है और ये जे है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट 0 हो गया, तो इसमें वर्क 0 होगा। फिर
इसमें कितना आएगा, जे है यानी कि गुना हो जाएगा -60। तो टोटल वर्क कितना हो गया, सो टोटल वर्क हो जाएगा -100 -60 यानी कितना -160 जूल। तो आप देख सकते हो कि इस mg फोर्स का जो वर्क हुआ ए से लेकर ई तक लेके जाने में कितना वर्क हुआ, -160 जूल। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि निगेटिव वर्क हुआ है, अगेंस्ट में वर्क हुआ, मतलब फोर्स लग रहा था नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की ओर, है ना। इस ब्लॉक को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ये जो ए है ए से ऊपर लेके गए हैं कहाँ तक, ई तक। तो फोर्स तो नीचे लग रहा था 20 mg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की ओर, इसलिए निगेटिव वर्क हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यानी कि एंगल 180, इसलिए ऑप्टिज एंगल के लिए साइन माइनस आएगा, तो वर्क यहाँ पर निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम mg फोर्स का वर्क लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात गौर करने वाली बात है, देखिएगा ये जो वर्क जीरो आया है इस पर ध्यान दीजिएगा। ये वर्क जीरो कहाँ पर आया, ए से बी में और सी से डी में। तो ए से बी ये रास्ता हो गया और सी से डी ये रास्ता हो गया, मतलब इन दोनों रास्ते में जो वर्क हुआ वो कितना हो गया, जीरो। यानी कि जो भी वर्क हुआ है वो इस वर्टिकल वाले रास्ते में ही हुआ है, हॉरिजॉन्टल वाले रास्ते में वर्क जीरो है। इसका मतलब क्या कि mg जो है ना, वो mg का जो वर्क होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप कितना भी लेके चले जाओ, mg का वर्क हमेशा जीरो रहने वाला है। mg का वर्क कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल पोजीशन है, या तो ये वर्टिकल पोजीशन चेंज करके ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे जाए, वर्क तभी होगा। अगर आप इस मार्कर को मान लीजिए आप यहीं इसी पोजीशन से